नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, रैपिडो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए फूड डिलीवरी स्टैंड अलोन मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ठीक है, तो रैपिडो, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं सनका। कौन है बच्चों फाउंडर का नाम है सनका। रैपिडो के मैं बात कर रहा हूँ। रैपिडो के जो फाउंडर हैं वो हैं सनका। उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की है। उन्होंने क्या किया है, एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जैसे कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे अभी मैं करंट में बात करूं, एक है जोमेटो, स्विगी, ये फूड डिलीवरी ऐप है। ये क्या है? फूड डिलीवरी ऐप है जो आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में या छोटी छोटी कई सिटियों में इन्होंने ये अनाउंस भी कर दिया, ये चल भी रही हैं ये कंपनियां। ठीक है, उसके जैसा ये कंपनी अनाउंस की है जिसका नाम है ओनली। लेकिन ये पूरे भारत में नहीं है, कुछ चुनिंदा जगहों पर ही है। अभी सेलेक्टेड है, चुनिंदा जगहों पर इसका प्रारंभ किया गया है। इसका आप ऐसे कह सकते हो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एक अनुसंधान चल रहा है कि भाई ये काम करेगा कि नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें बच्चों चल रही हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चुनिंदा चीज़ें की हैं। ये किसने लॉन्च किया है बच्चों? तो ये लॉन्च किया है रैपिडो ने। रैपिडो एक बाइक कंपनी है। बाइक कंपनी है, जैसे बाइक से क्या बोलूँ आप, जैसे कि कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जैसे इसके पैरेलल जो कंपनी चलती हैं ओला और उबर चलती हैं। ओला और उबेर चलती हैं, ठीक है ना। हमें कहीं जाना होता है तो हम कोई भी राइड बुक करने के लिए रैपिडो, ओला, उबर का यूज करते हैं। ये खाने वाले एप्लीकेशंस हैं जिन पे हम भोजन अपने लिए मंगवाते हैं। ये काम कैसे कर रहे होते हैं बच्चों? एक क्या, ये ब्रोकर का काम कर रहे हैं। ये जोमेटो और स्विगी एक ब्रोकर का काम कर रहे हैं। ये एक होटल वाले को, जो क्लाइंट है यानी कि जो फूड भोजन के जिसको रिक्वायरमेंट है, फूडी के पास पहुंचाते हैं। जो हंग्री लोग हैं या फूडी लोग हैं उनके पास पहुंचाने का काम करता है। होटल को कस्टमर के पास पहुंचाने का एक ब्रोकर माध्यम है। जैसे एक बाइक सवार व्यक्ति या एक कोई कैब, कोई गाड़ी, ये टूरिस्ट के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये एक्चुअली में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोकरशिप। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ब्रोकर्स हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, हिंदी में बोलते हैं दलाल। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। E3 में कौन से 3 देश शामिल हैं जिन्होंने रुकी हुई परमाणु वार्ता के कारण ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की चेतावनी दी है? तो ये 3 देश कौन कौन से? वो हैं फ्रांस, जर्मनी और यूके। फ्रांस, जर्मनी, यूके। E3 में कौन से 3 देश शामिल हैं? तो वो देश हैं फ्रांस, जर्मनी और यूके, जिन्होंने रुकी हुई परमाणु वार्ता के कारण ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को चेतावनी दे दी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, हाल ही की घटना घटित होती है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविका ग्रमित्र द्वारा, किसके द्वारा मतलब ये रचित है? ये हमसे पूछा जा रहा है। मालविका जो है वो किसके द्वारा रिटर्न किया गया था? तो ये रिटर्न यानी लिखित जो है वो है कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखित है? ये कालिदास के द्वारा ये लिखित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कालिदास बहुत बड़े पोइट रहे संस्कृत भाषा के। अब दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य नहीं सिर्फ चंद्रगुप्त याद रखो आप। तो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, सेकंड की बात कर रहे हैं हम। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ये थे। अब आते हैं थोड़े से वंशों के बारे में। वंश के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, एक आता है बच्चों मौर्य वंश, जो हमेशा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है मौर्य और गुप्त के बारे में। ठीक है जी, अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ। मौर्य, तो इसकी स्थापना जो व्यक्ति करते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बाद जो शासक होता है वो होता है बिंदुसार। इनके बाद जो शासक आता है वो होता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और इसके बाद जो आता है सम्राट अशोक का नाम आता है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 3 महारथी रहे। इधर आइए, गुप्त जो एम्पायर है या डायनेस्टी है, इसकी जो स्थापना करते हैं श्रीगुप्त करते हैं। ठीक है, और इसमें आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। इनके जो नवरत्न होते हैं, नवरत्न, उनमें शामिल थे बच्चों कालिदास, हरिशेन भी थे, धनवंतरी भी थे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं ये, हरिशेन, धनवंतरी। ये बात आप लोग यहां से बच्चों ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये क्वेश्चन यहां से? ठीक है जी, आगे चलते हैं। आइए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कालिदास।
कौन सा संस्थान बिहार के सड़क निर्माण विभाग के साथ मिलकर एआई संचालित पुल प्रबंधन में इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर रहा है? तो वो कर रहा है आईआईटी दिल्ली। कौन कर रहा है? आईआईटी दिल्ली, जिसको अपन बोलते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ से कौन प्रशिक्षित कर रहा है। ठीक है, बिहार के सड़क निर्माण के विभाग के साथ मिलकर एआई स्वच्छ संचालित वो है आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 25 और 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी होने वाली है, कितनी उम्मीद है, एक्सपेक्टेड हमसे पूछा गया है। तो वो रहने वाली है 6.3। ठीक है, किसके अनुसार? एसबीआई के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार है बच्चों? एसबीआई के अनुसार। चलो जीडीपी क्या है सबसे पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। जीडीपी, ठीक है, कल भी शायद हमने डिस्कस किया था, लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था जीडीपी के बारे में। अब ये क्या है? किसी भी देश के डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं बच्चों। डोमेस्टिक क्या होते हैं? देश के अंदर, यानी कि सीधे सीधे अपन इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि देश की बाउंड्रीज के अंदर, देश की बाउंड्रीज के जो अंदर जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं या जो सर्विस दी जा रही है वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं बच्चों। किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, विदेशी इनकम को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। विदेशी इनकम को शामिल नहीं किया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, फॉरेन इनकम जो होती है उसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, जीडीपी का ये मीनिंग है। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है कि दर क्या है, एक्सपेक्टेड दर क्या है? तो वो है एसबीआई के थ्रू। ये भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है बच्चों। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं एसबीआई। ठीक है, इसके बाद जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है बच्चों? आरबीआई। केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। अब दोनों ने अपनी जीडीपी की एक्सपेक्टेड रेट दी है, दोनों ने दिए। इसने तो दिए 6.3% और आरबीआई ने इससे थोड़ी सी ज़्यादा दी है, वो दिए 6.5। दोनों की पूछा जा सकता है, दोनों के दोनों मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दी हैं कि आपसे पूछा जाए कि एसबीआई की कितनी है, वो है 6.3। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल बैंक की कौन सी है, तो सेंट्रल बैंक की 6.5। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? जीडीपी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आप इसे आसानी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आसान भाषा में सीखने के लिए सारी चीज़ें कर सकते हो। 6.3, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, और आरबीआई की कितनी यहीं पे मेंशन है वैसे तो, ये रहा आरबीआई की 6.5। अगर आरबीआई की पूछा जाए तो आपसे ये मैं लिख दिया हूँ और यहाँ से याद आप रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? देखो 4 खिलाड़ियों का नाम दिया गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 4 खिलाड़ियों का नाम दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। ऐसे मैंने क्लासेस में कई बार बहुत सारे गेम्स के लिखवा रखे, जैसे बैडमिंटन हुआ, फुटबॉल हुआ। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे गेम, क्रिकेट भी शामिल हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन ऐसे कर चुके हैं। जैसे मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको, जैसे क्रिकेटर्स की बात आती है कैसे, अब ध्यान रखिएगा। क्रिकेटर्स की जब बात आती है, ये देखिए क्रिकेटर, फिर आती है फुटबॉलर की। ठीक है, फिर आ जाती है बैडमिंटन की। कुछ फेमस लोगों के बारे में ही देखेंगे अपन, ज़्यादा नाम मैं नहीं लिखवाऊंगा। क्रिकेटर में तो हम लोग सारे लोग लगभग बहुत सारे नामों को जानते हैं। क्रिकेट में, कबड्डी में बहुत सारे नामों को बच्चों हम लोग जानते हैं। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, ठीक है, हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम सचिन तेंदुलकर का आता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं पूछा जाता, हम अननोन प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे एक व्यक्ति है, बहुत फेमस व्यक्ति तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ नामचीन हस्तियों में से है करुण नायर। ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ, करुण नायर। ठीक है, एक है यशस्वी जायसवाल। ठीक है, श्रेयस अय्यर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे धोनी का नाम भी आ जाता है। क्रिकेट में तो आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ फुटबॉलर के नाम पर 2 व्यक्तियों का नाम लिखवाता हूं। जैसे सबसे पहला सुनील छेत्री,
ठीक है, बाईचुंग भूटिया, इंडियन प्लेयर्स हैं बाईचुंग भूटिया। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, लियोनेल मेसी, इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स हैं बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। बैडमिंटन में, बैडमिंटन में साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा मत कर देना, सानिया नेहवाल, ठीक है ना, सानिया नेहवाल। अब नेक्स्ट नाम जो आता है पीवी सिंधु, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पीवी सिंधु। गोपीचंद, इन दोनों के कोच हैं गोपीचंद। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के गुरु कौन है? गोपीचंद है, ये बात ध्यान रखना, रविचंद नहीं है, गोपीचंद है। प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण जो है दीपिका पादुकोण के फादर हैं, प्रकाश पादुकोण। हम एज ए बैडमिंटन कब जानते हैं? आजकल इन्हें हम एक एक्ट्रेस के फादर के तौर पे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे कि दीपिका पादुकोण। बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी सी? तो ये कुछ प्लेयर्स के नाम हैं। जैसे अपने क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा जो संबंधित हैं ये जेवलिन थ्रो से हैं बच्चों। किससे संबंधित हैं ये? जेवलिन थ्रो से हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? भाला फेंक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग भाला फेंक बोलते हैं। आगे आइए, संकल्प गुप्ता चेस से हैं बच्चों, ये किससे हैं? शतरंज से हैं। ठीक है, पंकज आडवाणी है बिलियर्ड से, जो हमसे पूछा गया है। और मनीष नरवाल किससे हैं? तो मनीष नरवाल हैं पैरा पिस्टल से, आप इसे शूटिंग भी लिख सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन इन प्लेयर्स के बारे में आपको यहां से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो अपना आंसर तो क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से शासक शासनकाल का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित बच्चों यहां पे नहीं है। तो एक बात हमको यहां से ध्यान रखनी है, सुमेलित शेरशाह सूरी बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, नहीं सुमेलित नहीं के बारे में पूछा गया है। अकबर का सही है, 1556 से लेकर 1605 तक ये राजा रहता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? नहीं पूछा गया, सुमेलित नहीं है, तो शेरशाह सूरी नहीं है, यानी कि केवल फर्स्ट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्या आएगा? केवल फर्स्ट आंसर आएगा, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है आपसे। कई लोग क्या करेंगे, सही की तरफ जाएंगे और ये आंसर कर देंगे, वो गलत आंसर हो जाएगा बच्चों। आपसे आंसर होगा ये कि हमसे पूछा गया कौन सा शासक का शासनकाल सुमेलित नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता सुमेलित है, ये नहीं हट जाता, तब होता अकबर। तो सुमेलित ये है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है बच्चों 1540 से लेकर 1540 तक। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, शेरशाह सूरी की जो डेथ होती है एक्चुअली में कलिंजर में होती है, कलिंजर अभियान के दौरान होती है। एक्चुअली क्या होता है, एक विस्फोट में इसकी मृत्यु होती है, विस्फोट हो जाता है और विस्फोट में मृत्यु हो जाती है किसकी? शेरशाह सूरी की। विस्फोट में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अकबर के बारे में डिस्कस करते हैं। अकबर, अकबर का जो टाइम पीरियड रहता है बच्चों 1556 से लेकर 1605 तक रहता है। ठीक है, 1556 में हुमायूं की डेथ के बाद इसे राजा बनाया जाता है। इसका वास्तविक नाम जो था, बचपन का नाम नहीं लिखूंगा मैं, वास्तविक नाम लिखूंगा यहाँ पे। तो वास्तविक नाम क्या है बच्चों इसका? जलाल, यानी कि जलालुद्दीन मोहम्मद। इसके पिता का नाम क्या था बच्चों? पिता का नाम था हुमायूं। ठीक है, और माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम।
हमीदा बानो बेगम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अकबर 1556 से 1605 तक राजा रहता है, वास्तविक नाम, ठीक है। इसका जो संरक्षक होता है बैरम खां होता है। बैरम खां होता है। इसके बेटे, 3 बेटे होते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है बच्चों दानियाल, दानियाल, ठीक है ना। एक बेटे का नाम क्या होता है बच्चों, यहां से दानियाल होता है। एक जिसको हम पढ़ते हैं सलीम, और सलीम किस नाम से फेमस होता है, जहांगीर। ठीक है। और जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है पेंटिंग का, स्वर्णकाल कहा जाता है पेंटिंग का, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग, स्वर्णकाल कहा जाता है पेंटिंग के बारे में, ठीक है। अब थर्ड बेटे का नाम क्या होता है बच्चों, मुराद होता है। क्या नाम होता है, मुराद। ठीक है। अब ये 3 चीजें अपन को यहां से समझनी। 3 बेटे होते हैं, एक इतना बड़ा शासक, ध्यान से सुनिएगा, एक इतना बड़ा शासक जिसके 3 बेटे थे, ठीक है। दानियाल और मुराद दारू पी का, मतलब दारू पीने का शौक तो तीनों को था, दारू पीने का, अल्कोहलिक तो तीनों थे, ठीक है। सलीम जो होता है, जिसे हम जहांगीर बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दारू कम पीता, खूब दबा के पीता था। बात ऐसी है कि यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि दानियाल मुराद दारू पीने की वजह से, कई ऐसे सोर्स बताते हैं कि दारू पीने के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब इकलौता बेटा बचा कौन, और सबसे छोटा सलीम। तो अब इसकी देखरेख करना और इतनी बड़ी रियासत, तो एक एज ए फादर अकबर जब सोचता है कि भाई इसको तो कुछ ना कुछ तो हमें बचाना ही होगा, सलीम एक तरफ विद्रोह कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियो बन रहे थे अकबर के आगे जो बहुत ज़्यादा थोड़े से टफ थे। अब उन टफ को देखते हुए क्या करता है अकबर, अपना जीता हुआ व्यक्ति, मुगलिया सल्तनत का इकलौता व्यक्ति होता है जो अपनी पगड़ी उतार कर, यानी कि अपने राजा की जो सल्तनत थी वो सलीम को दे देता है। ऐसा मुगलों में कभी नहीं हुआ था, ना आगे होता है ना पीछे कभी हुआ था, बट अकबर ऐसा करता है। अकबर इतना समझदार भी था कि उसने खुद का मकबरा खुद ही बनवाना प्रारंभ कर दिया था। उसे भरोसा था कि तीनों बेटे पियक्कड़ी हैं। जहांगीर अपनी पुस्तक में एक बात का जिक्र और करता है कि मैं सुबह 12 पैक लगाता था, दिन में आराम से टगड़ी कबाब खाता था और शाम को फिर 12 पैक लगा के सोता था। मतलब 12 पैक से मेरा मतलब दारू सुबह पीता है, शाम को पीता है। ये अपनी बुक में बंदा जिक्र करता है, इसने तो लिखा है ये सारी चीज़ें। तो कितनी शराब पीता होगा आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक बंदा 12-13 पैक तक नॉर्मली लिख के जा रहा है कि अपनी किताब के अंदर जिक्र कर रहा है। तो इस बात से समझिए कि ये कितना डेंजरस में था। अकबर एक सल्तनत चला रहा है, इतने बड़े साम्राज्य का एक बादशाह है, और इतना बड़ा राजा होने के बाद वो अपने घर की कंडीशन से कैसे जूझ रहा होता है वो आप देख पा रहे हो। एक तरफ क्या होता है, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की डेथ हो चुकी है। हमीदा बानो बेगम जो हैं वो राज्य को संभालने का कार्य कर रही होती है, ठीक है। बाकी जो अलग अलग लोग हैं अपने दायित्व को संभाल रहे हैं, लेकिन एक तरफ उसके जिसके लिए वो ये सारी चीज़ें जुटाने की कोशिश कर रहा है, सल्तनत को चलाने की कोशिश कर रहा है, वह उसके जो उत्तराधिकारी हैं तीनों के तीनों नालायक होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद अकबर की जो असफल राजधानी है, अकबर की असफल राजधानी होती है बच्चों फतेहपुर सीकरी। ये गुजरात विजय के बाद बना रहा था इसको, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी होती है असफल राजधानी। और फतेहपुर सीकरी को किसके बाद बसाता है बच्चों, ये गुजरात विजय के बाद, गुजरात को जीत कर आता है, उसके बाद इस सिटी को ये बसाने का कार्य करता है। एक शहर जीता, उसके एवज में एक सिटी का निर्माण कर रहा होता है ये व्यक्ति। तो ये सारी चीज़ें अकबर की पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक अभी एनसीईआरटी ने इसे क्रूर शासक के रूप में दर्जा दिया है। इसकी मैं आपको जिक्र काफ़ी समय पहले कर चुका था, क्योंकि इसके जीवन काल में ऐसी घटनाएं हुई जो मेजर नहीं की जाती हैं। जैसे चित्तौड़ पर जब अटैक करता है तो 30,000 से अधिक लोगों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार देता है। तो ये अकबर की जीवन का एक हिस्सा है। एक व्यक्ति अपने आप को एक तरफ सहिष्णु करने की कोशिश कर रहा है और एक तरफ आपके सामने क्रूर बनने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों चीज़ें थोड़ी सी मेच नहीं खाती हैं। तो ये चीज़ समझी लोगों ने, और इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग धारणाएं बन चुकी हैं। अकबर के बाद इसका बेटा जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है।
शाहजहां आता है। शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। औरंगजेब की जो डेथ होती है वो 1707 में हो जाती है। उसके बाद मुगल सल्तनत का पतन होता है बच्चों। छोटे छोटे शासक जरूर आते हैं, लेकिन इस सल्तनत का कोई पावरफुल लीडर नहीं आता और मुगल सल्तनत का पतन होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? केवल सी, ठीक है। गलत पूछा है, मैं सुमेलित नहीं करता, तो शेरशाह सूरी सुमेलित नहीं करता है, ठीक है। सुमेलित कौन सा कर रहा है? अकबर यानी सेकंड कर रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो वो कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो विभाजित किया है वो 15 में किया है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, ये जो 4 नाम दिए गए, पीसी महालनोबिस, PKR राव, DR गाडगिल, BR अम्बेडकर। देखो, अध्यक्ष की बात की है, जैसे कि मैं बोलूँ आपसे, यहाँ पे दे रखा होगा इनकम कमेटी, नेशनल इनकम कमेटी। नेशनल कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे PC महालनोबिस, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल इनकम कमेटी के सदस्य, नेशनल इनकम कमेटी, मैं डायरेक्ट इसको इनकम कमेटी लिख रहा हूँ इस बोर्ड, इस स्लाइड पर इनकम कमेटी डायरेक्ट लिखता हूँ मैं आपके साथ। इनकम कमेटी, इनकम कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं बच्चों, वो ध्यान से सुनिएगा, महालनोबिस साहब हैं। महालनोबिस प्रेसिडेंट बोले तो मैं अध्यक्ष बोल रहा हूं इस चीज को, अध्यक्ष। अन्य जो सदस्य हैं, एक तो राव साहब हैं, ये मेंबर्स हैं बच्चों। ये राव कौन है? जैसे इसमें ऑप्शन में दे भी रखा है, RV राव, ठीक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, राव साहब। और एक है गाडगिल। ये दोनों के दोनों सदस्य हैं इस समिति के। ये दिख तो रहा है ना सभी बच्चों को? सदस्य यानी कि मेंबर है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तब भारत की जो पर कैपिटल इनकम जो आंकी जाती है वो कितनी होती है? मात्र 225 रुपए। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, ये आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? हमसे पूछा गया बच्चों कि टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो इसकी 47 के समथिंग है बच्चों, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, टाइटेनियम की कितनी है? 47 के समथिंग है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो एटॉमिक नंबर इसका आता है 21। एटॉमिक नंबर जो आता है बच्चों वो कितना आता है? 21 आता है। ये बात आप ध्यान रखना। इसका सिंबल क्या है? TI है। सिंबल क्या है इसका? TI है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब इसकी खोज जो होती है बच्चों विलियम ग्रेगर के द्वारा की जाती है। 1791 में इसकी खोज होती है विलियम ग्रेगर के द्वारा। इसकी जो खोज की जाती है 1791 में विलियम ग्रेगर के द्वारा की जाती है। इसका जो उपयोग होता है बच्चों वो होता है अंतरिक्ष के पुर्जे बनाने में, अंतरिक्ष यान के पुर्जे बनाने में, अंतरिक्ष यान के पुर्जे बनाने के लिए, ये बात आप लोग याद रखना। एटॉमिक नंबर याद रखना है अपने को, इसका सिंबल याद रखना है, बाकी चीज़ें इसने किसने इसकी खोज की। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर के साथ साथ क्या दे रखा है? मास भी दे रखा है 47.78। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य में देश की अपनी तरह पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी। जीन बैंक का मतलब समझते हैं बच्चों कि जीन बैंक एक्चुअली में है क्या? ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए चीज़ें चलाई जाती हैं। किसके? पर्यावरण के संरक्षण के लिए। हमसे ये पूछा गया है कि किस राज्य में चलाया गया, तो ये चलाया गया था महाराष्ट्र के अंदर। ये बात आप ध्यान रखना। जीवों से मतलब क्या होता है? जैव विविधता। जीव क्या है? सारे के सारे जिसमें जैव विविधता शामिल होती है। पहली बात आप ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, जैव विविधता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैव विविधता, ठीक है, जो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, जैव विविधता है। दूसरा कौन सी गवर्नमेंट चलाती है? इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट चलाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जब बात की जाती है तो सबसे पहले यहाँ के CM का नाम आता है देवेंद्र फडणवीस।
अभी करंट की बात कर रहा हूं, अभी करंट में कौन से सीएम है? देवेंद्र फडणवीस। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, कौन है बच्चों? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि यहां की कैपिटल क्या है सर? राजधानी। राजधानी से तो आप परिचित हैं, मुंबई। मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 आइसलैंड सिटी कहा जाता है सर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, 7 आइसलैंड सिटी कहा जाता है, 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि मुंबई हो गया, 7 आइसलैंड सिटी हो गया। अगर आपसे यहाँ से ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं बच्चों, लोकसभा की सीटें कितनी होती है, तो अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाता है कि लोअर हाउस की सीटें कितनी हैं, तो लोअर हाउस की जो सीटें रहती हैं बच्चों यहाँ पर 48 है। ठीक है, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा की। अगर राज्यसभा यानी कि अपर हाउस की ही पूछ ली जाए तो आपको, तो अपर हाउस की ध्यान रखना बच्चों 19 सीट्स हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि लोअर हाउस की सीटें 48 है, अपर हाउस की सीटें कितनी है? 19। अब आप चलते हैं अपने राजस्थान की तरफ। राजस्थान की तरफ जब हम चलते हैं तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, गुलाबी शहर। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी कैपिटल यानी कि गुलाबी शहर, इसके नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब दूसरी बात पे अपन चलते हैं। दूसरी बात पे क्या चल रहा होता है वो ध्यान रखना। कैपिटल के बारे में बात की, लेकिन यहाँ के सीएम के बारे में बता दूं कि भजनलाल शर्मा। ठीक है, लोकसभा की जो सीटें इसकी 25 हैं, जिसे अपर हाउस बोलते हैं, सॉरी लोअर हाउस बोलते हैं। और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, इसकी सीट मात्र 10 है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है बच्चों? हैदराबाद है। और ओडिशा की कैपिटल आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में क्या आप सही पे बता दीजिए, भुवनेश्वर। ये सारी चीजें इनके बारे में हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार होता है, ठीक है, तो वो है त्रिकोणीय बच्चों। प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर एरिया का जो पठार है उसका आकार कैसा बच्चों? त्रिकोणीय है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो देखो, जो उपाधियां दी जाती है, जैसे सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं तो जय हिंद का नारा दिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे। एक चीज़ एक स्लाइड पे कंप्लीट आती है तो सही लगता है, आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं आती, इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा क्या नहीं कहा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो आओ, पहले तो इनके नारों के बारे में बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं, इनके बताऊंगा मैं कब कहा, क्या कैसे कहा, किस एवज में कहा था सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो। नारा कौन सा दिया बच्चों? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, ठीक है। दूसरा नारा क्या था बच्चों? ठीक है, दिल्ली चलो के अलावा जो नारा होता है वो होता है जय हिंद। हम बोलते हैं ना, कोई भी आप पुलिस वाले या किसी से मिलते हैं या आर्मी ऑफिसर से मिलते हैं, वो सबसे पहले सैल्यूट करता है और जय हिंद बोलता है। ठीक है, एक उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी को पहली बार जिस व्यक्ति ने संबोधित किया था वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा तो 1944 में कहा था बच्चों। कब कहा था? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, ठीक, फादर ऑफ नेशन। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता 1944 में कहा था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपसे यही चीज पूछ ली जाए कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, ये भी तो पूछा जा सकता है बालकों आपसे। सर क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इसको कैसे अपन डील करेंगे वो देखते हैं, आइए। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूरा नाम लिख देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको सरदार की उपाधि। वारडोली में एक बार गए थे, ये कहां पे गए थे बच्चों? वारडोली के अंदर ये जाते हैं, वहां की महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। वारडोली की महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित क्यों बोला जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को ठीक है पंडित, ये कश्मीरी पंडितों से जोड़कर बोला जाता है बच्चों। कश्मीरी पंडितों को जोड़कर बोला जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें यहां से याद रखनी है। तो आंसर हो जाएगा 1944। आजाद हिंद के रेडियो प्रसारण होता है, उसमें इन्होंने ये सारी चीजें कही थी बच्चों। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। 1944 कर लीजिए इसको। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है बच्चों? हरित क्रांति की शुरुआत के बारे में पूछा गया, जैसे कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन में, यानी हरित क्रांति के अंदर खाद्यान्य फसलों पर जोर दिया गया था बच्चों। हरित क्रांति में क्या होता है कि खाद्यान्य फसलों पर बच्चों क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। यह बात ध्यान रखना, खाद्यान्य फसलों पर जोर दिया जाता है। फसलों पर जोर दिया जाता है। ये जो प्रारंभ होती है बच्चों, कब प्रारंभ होती है? 1960 में प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ होती है? 1960 में ये प्रारंभ होती है। सत्रिय नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया था। वो कौन थे? उनका नाम है श्रीमंत महापुरुष शंकर देव। क्या नाम है बच्चों? श्रीमंत शंकर देव। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब जैसे सत्रिय नृत्य की बात आई तो ये क्लासिकल डांस का पार्ट होते हैं बच्चों। किसका पार्ट होते हैं ये सारे? तो ये क्लासिकल डांस का पार्ट होते हैं। जैसे क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य किस चीज़ का पार्ट है ये तो हमें पता होना ही चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। ये क्लासिकल डांस जो हमें उल्लेख मिलता है, मैं कलर चूज कर रहा हूँ सही सा, कोई अदर को कलर भी आ सकते हैं क्या यहाँ से? अच्छा ये कलर, चलो ये तो बढ़िया बात है, आज नया कलर में सीख गया नई चीज़ यहाँ से। देखो शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस जो हमें बताए जाते हैं भरत मुनि के। अरे ये तो सेम कलर ही आ गया, अपन तो यहीं से देख लें, ये देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। अच्छा ये ऐसे, अरे क्या हो गया भाई, कलर ही नहीं आ रहा है, तो ब्लैक हो गया क्या? देखो एक सेकंड रुको बच्चों, मैं कलर थोड़ा सा ठीक ठाक चूज कर लेता हूँ, समझ नहीं आ रहा मेरे को भी कौन सा करूँ। ये हो गया, हाँ शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। तो डांस की जब हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, पहली बार हमें देखने को मिलते हैं, ये भरत मुनि की बुक में मिलते हैं जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में हमें देखने को मिलते हैं, और नाट्य शास्त्र जिस व्यक्ति ने लिखा था वो था भरत मुनि। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र यानी कि भरत मुनि। अब आगे चलते हैं, क्लासिकल, शास्त्रीय नृत्य, नाट्य शास्त्र। और शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो है 8। जैसे पहला आता है भरतनाट्यम, ठीक है। दूसरा आता है कथक, तीसरा आता है बच्चों सत्रिया, जिसको अपन देखा भी अपने। चौथे नंबर पे बात करूं मैं कथकली, ऐसे नंबर फिक्स नहीं है, बस मैं तो आप रैंडमली लिख रहा हूं उनको। 5वें नंबर पे हम लिख रहे हैं बच्चों मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया, कथक, मोहिनीअट्टम, इसके अलावा ओडिसी, मणिपुरी, और लास्ट एंड फाइनल बच्चों कुचिपुड़ी। ऐसे 8 क्लासिकल डांस हैं। ये कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस हैं। जो हमें पूछा गया है सत्रिया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? असम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये असम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये असम को रिप्रेजेंट करता है। 15वीं शताब्दी में, या सत्रिया की पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं, सत्रिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो सत्रिया में एक बात ध्यान रखिए, 15वीं शताब्दी में वैष्णव संतों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संतों के द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है। ये नवीनतम क्लासिकल डांस है बच्चों। क्या है ये? नवीनतम बोले तो न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है। ये न्यूएस्ट शास्त्रीय नृत्य है। ये असम राज्य को रिप्रेजेंट करता है। किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है? असम को करता है। और जिस संगीत पर होता है वो संगीत का नाम है बोर गीत। बोर गीत संगीत पर ये किया जाता है, संगीत पर किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। श्री शंकर देव आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए, आंसर हो गया अपना। चलिए भाई आगे चलते हैं। टी बालासुरुति एक नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी है। और कौन सा वो नृत्य करती हैं, किससे रिलेटेड है? वो है भरतनाट्यम। अभी अब आ जाता है फेमस डांसर्स के रूप में। जैसे एक बार वापस आते हैं क्वेश्चन पे, जैसे मणिपुरी, कुचिपुड़ी, इनकी मैं स्टेट्स बता देता हूँ आपसे। ये रैंडमली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुचिपुड़ी जिस राज्य को रिप्रेजेंट करता है उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कथकली है बच्चों केरल में, ठीक है जी। और मणिपुरी से नाम क्लियर हो गया होगा, मणिपुर किस राज्य में किया जाता है? ये मणिपुर में किया जाता है। भरतनाट्यम ये किया जाता है भरतनाट्यम बच्चों तमिलनाडु में। कहां पर किया जाता है? ये तमिलनाडु में किया जाता है। अब भरतनाट्यम के बारे में बात करते हैं। आइए, आपको भरतनाट्यम के बारे में इतने डिफरेंट चीजें बताने वाला हूं जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, लेकिन हमें सिलेबस में कई लोग बताते ही नहीं हैं। भरतनाट्यम की जब बात आती है बच्चों, तो भरतनाट्यम के जो फाउंडर हैं, हमारा नाम आता है भगवान शिव का नाम, बट ऐसा नहीं है। फाउंडर जो हैं इसके लॉर्ड ब्रह्मा है। फाउंडर कौन है? लॉर्ड ब्रह्मा। अब आज से ध्यान रखना बच्चों, कोई शिव मत कराना। ये डेडिकेट दिस डांस डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा। ये डांस किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ये डांस बनाया किसने और समर्पित किसको है? लॉर्ड ब्रह्मा। और जो डेडिकेट है वो किसको है? लॉर्ड शिवा को है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखने वाली बात यहाँ से, ठीक है। तो भरतनाट्यम किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है? तो ये राज्य जिसका नाम जिसको रिप्रेजेंट करता है उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। साउथ इंडिया की एक स्टेट है जो कि हमें याद रखनी है, ठीक है। तो भरतनाट्यम प्राचीनतम में से एक है। अब इसके फेमस डांसर्स के बारे में क्वेश्चन आया है। प्रसिद्ध नृत्यकर्ता, जैसे टी बाला सरस्वती का नाम एक सजेस्ट किया गया, टी बाला सरस्वती। मैं यहां से कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूं आपको। टी बाला सरस्वती, ठीक है। एक नाम तो ये हो जाता है। और नाम आपके सामने लिखिए, आप सारे बच्चे अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो नाम लिख लीजिएगा। सोनल मानसिंह, सुधा चंद्रन, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। अब इसके अलावा कौन सा है? मृणालिनी साराभाई के अलावा, ठीक है, मल्लिका साराभाई, ये बात है आप लोग यहां से ध्यान रखना। कुछ फेमस डांसर्स के नाम में लिखवाएं, ये सारे नाम आपको यहां से याद रखने, ठीक है भी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? संसदीय प्रणाली के तौर पर देखिए, आइए, तो वो चलाते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कैसे? संसदीय प्रणाली कैसे काम करती है वो समझिएगा। संसदीय प्रणाली में दो सदन होते हैं, एक को लोअर हाउस बोलते हैं, एक को अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का शासक होता है, नाम मात्र का एक राजा होता है, आप ऐसे कह सकते हो। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का कार्यवाहक होता है, नाम मात्र का। और वास्तविक जो कार्य करता है भारत देश में वो करता है प्रधानमंत्री। हमने कहां से अडॉप्ट की है प्रणाली? प्रधानमंत्री मुख्य कार्य करता है, मुख्य कार्यवाहक होता है,
मुख्य कार्यवाहक होता है। इसके अंदर में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये जो प्रणाली हमने अडॉप्ट जो की है बच्चों, वो की है यूके से, यानी कि इंग्लैंड से। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारा आंसर यहां से हो जाएगा बी आंसर। गलत युग्म की पहचान करनी है, ठीक है। जैसे उस्ताद अल्लाह राखा खां तबला वादक हैं, बिल्कुल सही बात है भैया, गलत की चूज करना है। रविशंकर सितार वादक हैं। गुंगुबाई कुर्दीकर गायन करती हैं, ठीक है बिल्कुल। उस्ताद विलायत का सरोद के नहीं है भैया, ये बात ध्यान रखना। तो ऑप्शन हमारा डी है जो मैच नहीं खाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, शिव कुमार शर्मा, कुछ नाम बताता हूं बहुत फेमस नाम। शिव कुमार शर्मा जो है वो सरोद वादक हैं। क्या है बच्चों? सरोद वादक है, ठीक है। अगर आपसे नाम यहां से पूछ लिया जाए शिव कुमार के अलावा, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है बच्चों। क्या है? बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक है। रविशंकर ये सितार वादक हैं, ठीक है। रविशंकर ये सितार वादक हैं। जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं। तो ये सारे वाद्य यंत्र हमें यहां से याद रखने हैं बच्चों। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1498 यानी 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने के भारत का जो मार्ग था खोजा था। हमसे ये पूछा रहा है कि क्वेश्चन, मैंने आंसर पूरा ही पढ़ दिया। हमसे पूछा था इसने 1498 में किस देश का इसने राजमार्ग खोजा था, तो भारत का खोजा था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था बच्चों? ये पुर्तगाली था। और भारत की खोज में, भारत के जो रास्ते की खोज है उसकी करने के लिए यहाँ पर आया था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोवा का जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा शहर कौन सा है, गोवा का सबसे बड़ा शहर, जनसंख्या सबसे बड़ा शहर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, तो उसका नाम है वास्को डी गामा। आपको जानकर हैरानी होगी, वास्को डी गामा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है ना। गोवा का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार वास्को डी गामा है। और शहरीकरण में, अर्बनाइजेशन में की अगर बात आती है तो वो है बच्चों पणजी। ये बात हमें यहां से याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होती है? तो अल नीनो जो चलता है वो विकसित होता है प्रशांत महासागर में। ये जलधाराएं होती हैं, कहाँ पे विकसित होती है? प्रशांत महासागर में। दो होती हैं बच्चों, एक तो अल नीनो होती है, एक लाल नीनो होती है। अल नीनो और लाल नीनो, ठीक है। अल नीनो जो होती है गर्म जलधारा होती है बच्चों। कैसी जलधारा होती है? गर्म जलधारा होती है, ठीक है। दोनों की दोनों सर्दियों में आती हैं, ये बात भी ध्यान रखना। ये कैसे टाइम पर आती हैं? सर्दियों में आते हैं। ये ठंडी जलधारा है बच्चों। ये कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। ये कहाँ उठती हैं? तो ये प्रशांत महासागर में होती है, दोनों की दोनों ही। ये बात इनके बारे में यहाँ से अपन ने ध्यान रखनी है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। समुद्र में तापमान में भिन्नता के कारण क्या होती है बच्चों? ये उत्पन्न होती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा के किस रूप में जाना जाता है? क्या नाम है? तो देखो, पहला नाम दिया लाहौर रेखा। लाहौर रेखा कुछ है नहीं एक्चुअली में, लाहौर नाम का एक सिटी है।
लाहौर नाम की एक सिटी तो है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, शहर में है, शहर है, और ये कहाँ पे पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। एक मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के मध्य है, भारत और चाइना के मध्य है। हमसे पूछा जा रहा है भारत और पाकिस्तान, दिल्ली रेखा भी कुछ नहीं होती। दिल्ली एक सिटी है जो भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है बच्चों? भारत की राजधानी। अब बात आती है रेड क्लिफ के बारे में बच्चों। किसके बारे में? रेड क्लिफ। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है बच्चों? भारत और पाकिस्तान। एक्चुअली में एक व्यक्ति का नाम था सिरिल रेड क्लिफ। और ये पेशे से वकील था। पेशे से क्या था बच्चों? ये वकील था। और स्पेशल इसको भारत और पाकिस्तान के मध्य लाइन खींचने के लिए बुलाया गया था। ये बात भी ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो लाइन खींचने के लिए जिस व्यक्ति को बुलाया गया था वो रेड क्लिफ नाम का व्यक्ति था। उसने अपने नाम से एक लाइन खींची। उसे भारत और पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लिटरली मैं आपको बता दूं, विभाजन होना था बंगाल का और पंजाब का, उधर बनता है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के विभाजन होना था बंगाल से। अभी जो जानते हैं पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन चुका है, और पाकिस्तान है आज भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है बच्चों। जिस व्यक्ति को भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में नहीं पता, और उस व्यक्ति ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में जिस व्यक्ति को नहीं पता, उसको लाइन खींचने बुला लिया। उसने मन से ही लाइन खींच दी थी। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं। और लोगों ने बंटवारा, उसी को हम मान्य करते हैं। लेकिन तिब्बत वाले या चाइना वाले मैकमोहन रेखा को मानते ही नहीं है। अपने भारत वाले तो मान लेते हैं कि भैया रेड क्लिफ और मैकमोहन रेखा है, वो लोग नहीं मानते। पाकिस्तान वाले घुसपैठ कर दिए थे, आपको पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है। ये पेशे से व्यक्ति वकील होता है, और उससे पहले भारत आया ही नहीं था। उससे पहले भारत आया ही नहीं था, भारत नहीं आया था, बल्कि पहली बार तभी आया है, बल्कि पहली बार तभी आया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। रेड क्लिफ जो लाइन है, अगर आप वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्यों से निकलती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। राजस्थान में ये सर्वाधिक है, पंजाब में सबसे कम है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में सही है? शक के बारे में पूछा गया, शक डायनेस्टी के बारे में, भैया कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे थे। ये बात सत्य है। 500 वर्षों तक इन लोगों ने राज्य किया था। लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ था कि नहीं? पूर्व शकों के बाद, ठीक है, पूर्व शकों के बाद कुषाणों का नहीं, शकों से पहले किसका था? कुषाणों का था। ये बात यहाँ से सही है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से? ओनली केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मांग वक्र सामान्यतः बाएं से दाएं के नीचे की ओर झुकाव रहता है कि सही बात है। जैसे मांग वक्र में बना देता हूं, ठीक है, ये बाएं से दाएं ऐसे जाता है, ये एक सत्य घटना है, ठीक है। दूसरी क्या पढ़ा? क्योंकि जब कीमत गिरती है, यानी कि प्राइस जब डाउन होते हैं, तो मांग की मात्रा बढ़ जाती है कि डिमांड बढ़ती है कि? बिल्कुल सही बात है भैया। ये दोनों प्राइस और डिमांड एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। अब यहाँ से देखते ए और आर जो कथन है वो सत्य है, तो सही है। आर जो है ए की व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही कर रहा है, ये कर रहा है व्याख्या कि ये बता रहा है, इसी के कारण तो ये डायग्राम बन रहा है बच्चों। इसी के कारण तो क्या हो रहा है कि डायग्राम बन रहा है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? चलें क्या आगे? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत उद्योग की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल सही बात है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत फर्म व्यक्तिगत लेने वाले होती हैं। बिल्कुल सही बात। दोनों ही ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर की एक व्याख्या करता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। सीमांत लागत वक्र हमेशा औसत परिवर्तनीय लागत वक्र को अब उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बनाता हूं, जैसे ये गया, ये और ऐसे काटता है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है साहब। चलो आगे देख लेते हैं एक बार। क्योंकि जब MC, ठीक है, ग्रेटर ABC होता है तो ABC गिरता है, और जब MC लेस देन ABC होता है
सॉरी मैंने उल्टा बोला, ये लेस देन होगा, ये मैंने गलत बोला आपसे, ये लेस देन होगा, ये ग्रेटर देन होता है, तो ABC बढ़ता है। तो अब क्वेश्चन को ढंग से देख लो भैया, ए और आर क्या है, दोनों सत्य हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो सत्य है, बात सही है गलत है भाई, सत्य है। एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात सही बोल रहा है बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ये क्लियर बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी आंसर अपना हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को थोड़ा केयरफुली देखा करो, कि ये गलती हो जाती है तो फिर आप थोड़ा सा टॉपिक क्लियर नहीं होता है। गलती होने के पीछे ये रहता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को शेयर किया करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।